बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। 2 रोज़ कबल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पार्लियामान के अंदर एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दे दी। फरमाया कि भाई हम पर जो उंगलियां उठाते हैं आप इंतखाबात के हवाले से, तहरीक इंसाफ के दोस्तों को कहते हुए उन्होंने कहा कि भाई अगर 2018 का इलेक्शन बिल्कुल लेजिटिमेट था, यानी जायज़ था, तो फिर ये इलेक्शन 2024 का भी बिल्कुल लेजिटिमेट है, जायज़ है। अगर देखा जाए तो बड़ी सादा स्टेटमेंट है, लेकिन इसके कॉनोटेशंस, इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत मुख्तलिफ है। यानी कि अगर वो नाजायज़ था तो फिर ये इलेक्शन जिसके तहत ये हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई, ये भी नाजायज़ हो। लेकिन क्या वजह है कि हुकूमत इतनी मजबूत, इतनी ताकतवर है कि इस तरह के ताने तुशने अब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बहुत से दोस्त हैं वो हुकूमत को देते हैं कि भाई फॉर्म 45 वाला लोकल बॉडी करवाइए, 47 वाला नहीं, और भी दीगर बातें की जाती हैं। अभी गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ, उसके अंदर भी ये ताने हुकूमत को मिले। क्या हुकूमत ख़ासतौर पर PMLN इन तमाम चीज़ों से इम्यून है? दूसरी बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहसीत एक जमात आज तक एक डाउनफॉल का इंतज़ार करती रही है। पिछले 4 से 5 सालों के अंदर PDM-1 और अब PDM-2 कि हुकूमत गलती करे, निज़ाम गलती करे, इस्टेब्लिशमेंट गलती करे, कमज़ोर हो जाए, वजह बन जाए कोई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ दोबारा लिफ्ट मिले, भाव मिले, बल्कि रास्ते भी खुल जाएं इक़्तिदार तक वापसी के। आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो क्या अब ये कांस्टेंट डायलेमा बन गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? इस पर भी बात करेंगे। और तीसरा इशू जो बहुत अहम है वो ये कि अभी आपने टेलीकॉम बिल के हवाले से देखा, बहुत शोर हुआ। जनाब रऊफ लासरा साहब पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी, उन्होंने इस इशू को उठाया, इस पर बहुत बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने 11 रुकनी हुकूमती कमेटी बनाई। क्या ये वाकई इसके अंदर कुछ ऐसा था जो छुपाया जा रहा है, या सिंपली एक पुअर फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन है, या पुअरली ड्राफ्टेड लेजिस्लेशन थी जो कि सेनेट में जाकर रुक गई? अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं जी। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मंसूर अली खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और सीनियर एंकर पर्सन है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया जनाब मंसूर अली खान साहब। जनाब रऊफ लासरा साहब पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है, बहुत शुक्रिया जनाब रऊफ लासरा साहब। और जनाब आमिर इलियास राना साहब अगेन पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया राना साहब आपका भी। सबसे पहले मैं जो एक चीज़ मेरे जहन में थी, मैं ज़रूर उस पर राय तो सबकी देना चाहूँगा। अभी रिसेंटली मैंने एक असेसमेंट पढ़ी और आप तीनों के गोशगुजार करता हूँ। वो असेसमेंट थी, ये क्या था, अंसार बाजी साहब ने लिखा कि अगेंस्ट दी एक्सपेक्टेशंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहसीत जमात ये उम्मीद रही है कि किसी न किसी जगह ये निज़ाम लड़खड़ाए, हुकूमत लड़खड़ाए, या अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के कदम कमज़ोर हो जाएँ, बुनियाद कमज़ोर हो जाए, और वो किसी न किसी तरह को ऐसा मौका फ़राहम कर दें जिससे ये लगे कि ज़रूरत महसूस हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, या कोई रास्ता बनता हुआ नज़र आ रहा है। वो नहीं आया। तो सबसे पहले मंसूर अली खान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये मौका तो आज तक नहीं आया। मतलब आपने खुद भी विटनेस किया है और हम सारे ही देखते रहे हैं कि जो राइज़ रहा है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, ख़ास तौर पर ये पिछले साल से लेकर अब तक, कोई मौका नहीं है। सिर्फ हम जो उसके बदले में देख रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम बजट नहीं पास करेंगे, हम इजाफी पैसे नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। मौके मिले नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वेयर एज ऑन द कॉन्ट्री जो राइज है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, या अगर मैं कहूँ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का, क्योंकि जो तनाज़ा है वो इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान है, उसमें कोई टर्न अराउंड नहीं हुआ, बल्कि एक साइड ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत, ताकतवर और मुस्तहकम होती रही, और दूसरी साइड के मसाइल अपनी जगह है। आपको लगता है कि ये अब एक कांस्टेंट डायलेमा बन गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखिए, मैं हमेशा ये समझता हूँ कि पॉलिटिक्स जो है ना, वो गेम ऑफ चेस की तरह होती है। आप एक चाल आप चलते हैं, एक चाल आपका जो मुखालिफ होता है वो चलता है। कभी कभार आपकी चाल जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है। अब जो सूरत हाल आप पिछले 1 साल की बात कर रहे हैं, इसको कंपेयर करें 2017-18 के साथ 1 मिनट के लिए। मतलब वहां पे उस वक्त क्या सिचुएशन थी? उस वक्त नून लीग जो कुछ कर रही थी वो उल्टा पड़ रहा था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मिट्टी को भी हाथ लगाती थी तो वो सोना बन जाती थी। मतलब ये किस्मत की बात है ना कि आपकी जो गेम ऑफ थ्रोन्स आप जो खेल रहे थे, आपके जो फेंका हुआ पत्ता था वो हमेशा सही साबित हो रहा था, दूसरी साइड जो पत्ता फेंक रही थी वो गलत साबित हो रहा था। ये वक्त की बात है, और जाहिर बात है हमें नहीं पता आज जो वक्त चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और आज जो हुकूमत में है उनके लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है। आपको क्या पता फ्यूचर में जाके ये फ्यूचर, ये सिलसिला कितनी देर रहेगा, ये मुस्तकबिल में जाके बदलेगा, कब बदलेगा, नहीं बदलेगा, वी डोंट नो। लेकिन हकीकत मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा। स्विट्जरलैंड में जहां पे एक जगह ये ईरान और अमेरिका का ये सारे मामला चल रहे थे, एक और चीज मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व की, और वो ये थी
कि इस वक्त जो हमारी मौजूदा ये जो एक ट्राइका है, ट्राइका यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का और मोहसिन नकवी साहब का, मैं अगर इसे ट्राइका का नाम दूं, इसकी जो इंटरनेशनल बॉन्डिंग थी और जो कोलैबोरेशन और एक अटैचमेंट थी, ये आपको यकीन करें कि हमें कैमरे पे नहीं नजर आती है। ये कैमरे के ऊपर हम जो 10 मिनट 15 मिनट के विजुअल्स देख लेते हैं, यानी मिसाल के तौर पे उसके समिट हॉल के जो विजुअल्स हमने देखे वो तो एक महदूद विजुअल्स थे, लेकिन इसके अलावा जो बैकग्राउंड में जिस किस्म के कॉन्टैक्ट्स चल रहे थे और जिस किस्म की कोलैबोरेशन आपस में चल रही थी, जो एक फ्रैंकनेस का लेवल, एक दोस्ती का लेवल जो मैंने वहां पे देखा, दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड। और मेरे ख्याल में बहुत कम मौके ऐसे होते हैं कि किसी जर्नलिस्ट को जो है इसको ऑब्जर्व करने का मौका मिले। तो अगर आपको याद हो, इसको आप कंपेयर करें इमरान खान साहब ने या उनकी जमात ने, जब डोनाल्ड ट्रंप आ रहा था तो क्या कैंपेन चलाई थी डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में, डोनाल्ड ट्रंप को वोट दो, ये आएगा, ये इमरान खान को रिहा करवाएगा। मुझे उसका टोटली 100% एक ऑपोजिट नजर आया वहां पे, राइट। कि कैंपेन उन्होंने चलाई और दोस्तियां और कुर्बतें जो है वो यहाँ पे बढ़ गई। तो ये हकीकत है कि इस वक्त मुझे और कोई एंड नजर नहीं आता जहां पाकिस्तान तरीके से आपको कोई एंट्री पॉइंट मिल सके इसमें। अच्छा, ये नासिर साहब आपके नज़दीक से, क्योंकि हम खालिस्तान पहले इस मौजू के ऊपर डिस्कस करें, और भी चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा कि आप उन पे अपना ओपिनियन रखें। ये एक आप भी एग्री करते हैं कि ये एक नया चीज़ है, एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म का एक प्रेसिडेंट है जो सेट हो रहा है, और बदकिस्मती से कोई रास्ता नहीं है जो तहरीक इंसाफ के लिए निकले, क्योंकि आम तौर पे ये होता है 2-3 साल की हुकूमत निकल आती है और चल जाती है और फिर रास्ते निकल आते हैं। यहाँ कुछ नहीं निकला, ना ही इस्टेब्लिशमेंट को कोई ज़रूरत महसूस हुई, ना ही इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर हुई। ये बड़ा अहम सवाल है आपका, और मैं बड़े करीब से, मैं हो गया, मंसूर, आप सारे, राना साहब, इन चीज़ों को हम करीब से देख रहे हैं। मैं पार्लियामेंट में भी तकरीबन रोज जाता हूँ, अभी भी मैं वहीं से आ रहा हूँ। अब सवाल ये था कि इन्होंने अगर क्रैक्स डालने थे इसमें एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान, तो पॉलिसी कुछ और होनी चाहिए थी। खान साहब के जहन में ये बात बैठी हुई है, बहुत पुरानी बैठी हुई है, और उसके रिजल्ट भी वो लेते रहे कि आपका जो भी मुखालिफ है, आपने उसको बुली करना है, थ्रेट करना है, उसको स्केयर करना है, ट्रॉलिंग करनी है, और उसके जो उनके अपने सोशल मीडिया पे जो भी बैठे हुए हैं, उन्होंने उसकी ऐसी तैसी करके देखने, डरा के रखना है, और इसके रिजल्ट लिए उन्होंने। वो जुडिशरी में कुछ जज अगर उनको लगा कि हमारी उसका नहीं है, हमारी लाइन पे नहीं आ रहा, उसके खिलाफ शुरू हो गए। आपने सोशल मीडिया हुआ, कोई एंकर था, बहुत सारे एंकर मैं नाम ले सकता हूँ, जिन्होंने इनिशियली कोशिश की, बट देन दे हैव टू फॉल इन लाइन। उन्हें करना पड़ा कि नहीं जनाब, आपने व्यूज लेने हैं, आपने अगर इज्जत बचानी है, आपने अगर अपने आप आगे महफूज रखना है, तो जनाब आपको खान साहब पे बात नहीं करनी। अच्छा, सेम हमने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनका रवैया रहा, जर्नलों के हवाले से रवैया लगा, इवन मीडिया हाउसेस के हवाले से रवैया था। अब उनकी इतनी मिजाज पक्का हो चुका है खान साहब का, इतना पक्का हो चुका है कि वो हर चीज को हथौड़े के साथ, वो कहते हैं आपके हाथ में हथौड़ा है, तो हर चीज को आप समझते हैं कि इसको नील, इसको हमने इसके साथ फिक्स करना है। उन्होंने इन 2-2.5 सालों में मौका ही नहीं दिया ये एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को कि आपस में थोड़ा सा डिफरेंसेस पैदा हो सकता, थोड़ा सा उनको रिलैक्स होने देते, थोड़ा सा वेट कर लेते, जैसे नवाज शरीफ साहब ने कंपनी कर रहे थे। अगर आपको याद हो, उन्होंने 2-2.5 साल या 3 साल उन्होंने वेट किया कि खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई प्रॉब्लम पैदा हो, जो कि हुआ, जो होते हैं बिल्कुल। और अभी भी अगर आप देखें कि इनके दरमियान इतनी मतलब इजी चीजें नहीं थी, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच मतलब हम देख सकते। आज मसलन आज की तकरीर देखें, बिलावल भुट्टो ने जो की है, तकरीर देखी उन्होंने की है, बस उन्होंने बड़े इंतहाई डेंजर से उन्होंने स्पीच की है। अब उन्होंने वहीं पे बैठ के जितना नुकसान पीटीआई दे सकती थी इसको, हुकूमत को, वो तो अगेन कमेटीज में नहीं बैठते, वो कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं करते। आज शहजाद अकबर साहब का मैं देख रहा था, आपने भी शायद उनका 20 लाख का देखा हो, उन्होंने जिस तरह के इमरान खान साहब को पेश किया कि किन हालात में उन्होंने चीफ साहब को, उस वक्त ये DGISI थे, उन्होंने किन हालात में उनको डिसमिस किया, तो सुनने वाली बात है। आपने मुसलसल एक मतलब दबाव रखा हुआ है ये सोच के कि जैसे हमने सियासतदानों के साथ कर लिया, जैसे हमने सहाफियों के साथ कर लिया, जैसे एंकर के साथ कर लिया, हमने जजेस के साथ कर लिया, इनके साथ कर लेंगे। अच्छा, जनरल बाजवा साहब ने ये मतलब रिवायत सेट की थी कि उन पे जब अटैक हुए, जनरल बाजवा को डिफेंड नहीं कर सकते थे या कोई ऐसी चीज नहीं कर सकते वो इनको रोक सकते थे। अब खान साहब का मसला ये हुआ कि उनका जो वास्ता है अपने ही मिजाज के बंदे से पड़ गया है। मतलब जैसे खान साहब कब थे, दूसरे हमें लगता है कि चीफ साहब भी उसी ही जिद पे खड़े हुए हैं जैसे खान साहब खड़े हुए हैं। सो खान साहब के पास जो रास्ते थे, मेरा ये ख्याल है कि अगर वो उस वक्त पार्टी को वो या बैरिस्टर गौर साहब के जरिए, इवन उमर अयूब साहब के जरिए, या अली मोहम्मद खान साहब के जरिए, या वहां पर बैरिस्टर अली जफर साहब जैसे ऐसे लोगों के जरिए चलाने की कोशिश करते और थोड़ा सा खुद वो
वो पीछे रहते तो मेरा ख्याल है कोई रिजल्ट निकल सकते हैं। अब आप बताएं, महमूद खान साहब को जब आप अपोजिशन लीडर बनाएंगे तो कोई रिजल्ट नहीं जो निकलेगा। अपनी नहीं, जो अपनी फौज बनाना चाहते हैं, जो ये कह रहे हैं कि हर बंदा घर से अपनी बंदूक लेकर निकले, और जो इस तरह की उन्होंने तकरीरें की हैं, कल परसों भी की है, हमने सुनी है उनकी, जी। तो इससे तो कोई रास्ता नहीं निकलेगा। खान साहब के जहन में वही बैठा हुआ जो मैंने कहा मेरे हाथ में थोड़ा है, और हर नील जो है ना, हर में कील को मैंने उसी के साथ वो ठोकना है, उसके साथ फिक्स करना है। खान साहब जिस दिन 6 महीने या साल, पॉलिटिक्स में आपको वेट करना पड़ता है, आपने 6 महीने साल टाइम दे दिया, तो जैसे बिलावल ने तकरीर की है और बड़ी खौफनाक तकरीर थी मस है, जी जी। तो क्रैक्स उभरेंगे। आप उनको क्रैक्स का मौके नहीं दे रहे, तीनों चारों आपके डर से वो इकट्ठे हुए हैं। अब आप इसको खुश हो जाते हैं कि हमसे डरे हुए इकट्ठे हुए हैं, और भाई उनको फायदा हो रहा है, उन पॉलिटिकल पार्टीज का हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर का हो रहा है, उस पीपल्स पार्टी को आप डरा ही रखे। उन्होंने इसी डर की बुनियाद पर पूरी पार्लियामेंट उन्होंने अपने काबू में कर लिया है, उन्होंने वजीर आज़म अपने काबू में कर लिया है, उन्होंने जनाब आपका लॉ कानून काबू में कर लिए, जुडिशरी काबू में कर लिए, आपका मीडिया काबू में कर लिया, आपके खौफ की वजह से। आप इसी में खुश हैं कि हमसे डरते हैं, देखें इकट्ठे हो गए हमारी वजह से। ठीक। मसूद खान साहब की जो बेसिक प्रॉब्लम है वो वही है कि मैंने हर एक को अपनी शराइत पे, अपनी बात पे, जो मैं चाहूंगा वैसे होना चाहिए। वो पॉलिटिक्स पे जो मुझे फील होता है जमहूरियत टाइप की चीज मुझे खान साहब के सामने नजर नहीं Obviously, but that doesn't happen in politics. पर राणा साहब बात ये है कि अगर रास्ता निकल भी आता, या ये तय था कि रास्ता निकलना ही नहीं है, और जिस बॉन्डिंग का जिक्र अभी, वो खैर हम उसको विटनेस हमेशा से ही देखते आए हैं, ख़ास तौर पर पिछले 3 साल में वो एग्जाम्पलरी है जो आज कोऑर्डिनेशन है। क्या ये हमेशा से तय था कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई रास्ता निकलना ही नहीं था इस पूरे मिक्स के अंदर? जरा 2017-18 पे देखें कि उस वक्त इमरान खान की पुठियां भी सीधियां हो रही थी, क्योंकि फौज उनके लिए हर काम खुद तैयार कर रही थी। वो बता रहे थे कि इलेक्शन तक नवाज शरीफ जेल में रहेंगे, सजा भी होगी और जेल में रहेंगे, उसमें कोई शक भी नहीं हुआ, सब हो गया। लेकिन जब 1 साल इमरान खान की वजारत उज़्मा का हुआ तो जनरल बाजवा ने कुछ जर्नलिस्टों को रात को बुलाया और सहरी तक बिठाया, और फिर जिन्होंने बुलाया था मैंने उनसे पूछा कि ये क्या था, तो उन्होंने कहा कि हम ना जब नई दुल्हन आती है तो कुछ अरसा उससे खाना शाना नहीं बनवाते घरों में, कि भाई नई नई है तो भाई 1 साल हो गया, ये तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये था। उसके बाद आप देख लें कि दायरा सियासत तो इसी चीज का नाम है ना कि आपने रास्ते बनाने हैं, लड़ाई भी लड़नी है। वो बड़ा फिक्रा है मरियम नवाज का कि जी मज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, तो उन लोगों ने उस पर काम भी किया, उनको पकड़ा। इमरान खान साहब का गुस्सा नहीं खत्म हो रहा था, नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवाया तो उनको समझ आई कि भाई ये तो क्या हो गया है। मैंने तो उस वक्त खबर दी थी कि मुझे आज ही बताया गया है कि उड़न खटोला आएगा और नवाज शरीफ को बाहर ले जाएगा, जिस दिन नवाज शरीफ हॉस्पिटल गए थे। अच्छा, अब ये जो सारी हम सिचुएशन देख रहे हैं 3 साल में, आप आ जाए जिस दिन जनरल आसिम मुनीर को DGI से हटाया था, उस दिन उनका नंबर भी ब्लॉक कर दिया था इमरान खान ने। आप फिर मजमा लेके आ गए, जब आप एक टांग का कह रहे थे कि जी मुझे गोलियां लगी हैं, तो आप पिंडी आ गए थे और जलसी की थी हमजा कैंप के पास फैजाबाद पे। तो आप रोकने के लिए आए थे उस तकरीरी को, तो आप नहीं रोक सके। फिर आप कभी कहीं जलसे कर रहे हैं, कभी कुछ। वो 25 मई 2022 को आपको याद होगा 3 घंटे ये सवाबी में खड़े थे क्योंकि गाड़ियां खड़ी थी, बंदे नहीं थे, और फिर इस्लामिक टच देते हुए वापस हुए। पूरी सुप्रीम कोर्ट बाकायदा इनके लिए मतलब मैं लफ्ज क्या इस्तेमाल करूं, ऊंधी हुई पड़ी थी कि जनाब गुड टू सी यू, सब कुछ करके छुड़वाया। तो इमरान खान खुद नहीं तहरीक चला सके तो दूसरे क्या चला लेते? जो बाहर बैठे हैं वो तो सारे चूरी खा रहे हैं। ये हमने पूरे मीडिया ने इतनी तनकीद की तो इस दफा कुछ कटौती की तहरीकों में खड़े रहे। ये तो फैसिलिटेटर से बाइकाट करके भाग जाना हर चीज में। अल्लाह माशाल्लाह खान साहब खुद भी यही काम कर रहे हैं कि जनाब कमेटियां छोड़ दो, और अगर इनकी मुलाकातें होती तो शायद असम्बली भी छोड़ चुके होते अब तक। अभी तक तो ये कुछ ऐसा नहीं कर सके। सियासतदानों को सियासत करनी चाहिए। इमरान खान जिस छक्के चौके पे आए थे वो समझ रहे थे कि जनाब मुझे तो लाए हैं, उस पहले तो इसी गलतफहमी में रहे कि मेरा मुतबादिल कोई नहीं। अब मैं बार बार कहता हूं कि उस गेट जो शेख रशीद साहब बार बार कहते थे गेट नंबर 4, उस पर शहबाज शरीफ का कब्जा है, और वो मोहब्बत के साथ, एतमाद के साथ। आज आप पार्लियामेंट की तकरीरें सुन लें, क्या हो रहा है? कहीं पे वो रखना डालने देंगे इनको PTI वालों को कि जी आपके लिए कोई रास्ता अवेलेबल है? और फील्ड मार्शल अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जंग भी जीती, पूरी दुनिया उनके लिए रिज़्क़ुल लिसान हो रही है। सदर ट्रंप जैसा बंदा जो अपने पहले खिताब में जब वो बताता है कि काबुल में बंदे मारने वाले हमारे पास पाकिस्तान ने दे दिया है, शुक्रिया मैं कर रहा हूँ। और उससे लेके और आज तक कौन सा ऐसा काम है जिससे पाकिस्तान की, ठीक है महंगाई आई थी, वो अल्लाह का शुक्र है अब कुछ बेहतरी की तरफ होगा, और हम ये चाहेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान, हमारे तमाम इदारे, अभी SIFC हो या कोई हो, मिल के
इसको अमली सतह पे इन्वेस्टमेंट पे लेके आए ताकि लोगों का भला हो। लेकिन इमरान खान साहब के समझने की बात यह है कि अगर मोहसिन नकवी ने ऑफर किया है, आज के अभी मैं अलीमा खान साहिबा की सुन रहा था कि जी हम मोहसिन नकवी की बात नहीं मानेंगे, हम अपनी बहन को नहीं भेजेंगे और मुलाकात की दरखास्त नहीं देंगे। यानी अगर कोई वो पहले रास्ता दिया, बैरिस्टर गौर को कहा कि आप जेल से ले आए इसको उठा के अपना इमरान खान को, हॉस्पिटल में डॉक्टर कहेगा हफ्ता 2 हफ्ते हम रखेंगे, फिर फैमिली से भी मुलाकात करा देंगे, उसको अलीमा खान, महमूद खान अचकज़ई इन सब ने वीटो किया कि नहीं वहां नहीं जाना आपने जेल में, ये सबको लेके जाएं, फैमिली को भिजवाएं। मंसूर साहब जरा इस पे भी आना चाहूँगा। अभी जिस तकरीर का जिक्र क्लासर साहब कर रहे थे, अभी राना साहब ने भी किया, उस तकरीर के अंदर देखिए एक होता है कि एक स्टिग्मा जो उतर नहीं रहा होता, ये भी फ़र्क नहीं पड़ता PMLN को, क्योंकि ये PMLN के साथ ही जुड़ा हुआ है कि फॉर्म 47 वाला जो एक स्टिग्मा है। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 2 दिन पहले जब बात की तो उन्होंने यही कहा कि अगर हम 2018 का जायज़ था तो फिर हमारा इलेक्शन भी बिल्कुल, ये भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। इन सम वे इट इज़ एन एक्नॉलेजमेंट कि भाई अगर वो जाली थी तो फिर हमारी भी जाली है। बट इससे आगे जो बिलावल साहब ने देखे 2 बातें की हैं उस स्पीच के अंदर कि आप ये बिलावल साहब कह रहे हैं भाई, एक तो ये प्राइम मिनिस्टर को वो एड्रेस कर कह रहे हैं कि भाई आपके जो वफाकी वजीर हैं ख्वाजा आसिफ साहब की वो बात कर रहे थे कि आपने रावला कोर्ट वालों के लिए एक स्टेटमेंट दे दिया, इसका मतलब है वज़ीर आज़म के कंट्रोल में नहीं है कैबिनेट। नंबर 2, उन्होंने ये कहा कि ये जो आप लोकल बॉडीज़ नहीं करवाते, जहाँ पीपल्स पार्टी है वहाँ लोकल बॉडी है, PMLN भी लोकल बॉडी कराए लेकिन फॉर्म 45 वाले 47 वाले नहीं। सो आपको लगता है कि PMLN इज इम्यून फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म बिकॉज वो इतनी ताकत एंजॉय कर रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता इवन इफ इट्स समथिंग स्टिग्मेटाइज्ड? देखिए मुनीब साहब, माजरत के साथ पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है ना, उसमें ये जो आप बातें कह रहे हैं या जो जिन चीज़ों की आप उम्मीदों का इजहार कर रहे हैं, ये किसी ऐसी जगह पे होता है, किसी ऐसे वर्क प्लेस में होता है जहाँ पे एथिक्स की कोई बात हो, जहाँ पे इस चीज़ को वैल्यू किया जाए कि नहीं भाई ऐसा करना गलत है, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, लेजिटिमेसी जो है वो ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप वेस्टर्न डेमोक्रेसी की बात करें, वहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल ब्रेक्सिट की दूंगा। ब्रेक्सिट का रेफरेंडम हुआ, ब्रेक्सिट के उस रेफरेंडम में जो बरतानवी वजीर आजम थे उस वक्त के, डेविड कैमरॉन, उन्होंने ये पोजीशन ली हुई थी कि जनाब हम इसको नहीं होना चाहिए, ब्रेक्सिट जो है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अवाम ने वोट दिया, अवाम ने ब्रेक्सिट के ऊपर वोट दिया, उन्होंने वोट ब्रेक्सिट के ऊपर दिया, लेकिन डेविड कैमरॉन जो है उनको ये सिग्नल दिया गया कि नहीं, उनको मिल गया, उन्होंने कहा नहीं अब मैं वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे नहीं बैठ सकता क्योंकि अवाम जो चाहती थी मैं उसके साथ नहीं खड़ा हुआ, एंड ही रिजाइंड, ही वेंट अवे। तो ये उन जगहों के ऊपर होता है। यहाँ की डेमोक्रेसी में आप किस किस्म की बातें लेके बैठ गए कि जनाब ये क्या बात हुई, या ये किस किस्म का डिफेंस है? ऐसे ही डिफेंस है भाई। आपके ख्याल में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 में जब हुकूमत उसने संभाली थी और लोग उसे सिलेक्टेड कहते थे, तो क्या आपके ख्याल में PTI के अपने लोगों को नहीं पता था वो सिलेक्टेड है? उनके कैबिनेट मेंबर्स को, उनके तमाम लीडरों को, बशमूल इमरान खान को उनको नहीं पता था? आज की हुकूमत जो है, जब आप उसे फॉर्म 47 का ताना मारते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें नहीं पता? मैं आपको 100% कह सकता हूँ, इनको सबको पता है, इनमें से एक एक को पता है। इनको सिर्फ अपने बारे में नहीं पता, इनको दूसरे के बारे में नहीं पता कि कौन फॉर्म 47 वाला है। ये पार्टी के अपने अंदर भी जब दूसरे को देखते हैं ना, तो सब, मैं छोटी सी एग्जांपल, अगर आपका एक हल्का है ना, लेट्स से सेंटर में आपका हल्का है, तो उसे लेफ्ट राइट आमने सामने आगे पीछे सब हल्कों के बारे में पता होता है कि कौन कौन फॉर्म 47 पे आया तो कौन फॉर्म 45 वाला आया। इन सबको एक दूसरे के बारे में पता होता है। बट एज दे से, द शो मस्ट गो ऑन। अब इसकी एक तावील ये दे दी जाती है कि जनाब वो देखें, बात ये है कि ट्रिब्यूनल से जो है वो फैसला नहीं आया। सीरियसली आई मीन, ये आप इस बुनियाद के ऊपर जो है वो आप ये भाषण देंगे कि जनाब इसलिए इन्हें कुछ ना कहा जाए क्योंकि ट्रिब्यूनल से फैसला नहीं आया? क्या ट्रिब्यूनल की लेजिटिमेसी के ऊपर कोई सवाल करने वाला नहीं है? क्या आपके ख्याल में वो बड़ा लेजिटिमेट तरीके से चल रहे हैं? तो नहीं है ऐसा मेरे भाई, एथिक्स का कोई ताल्लुक नहीं है। और बराए मेहरबानी हमें भी यकीन करें, तो थक जाते हैं कभी कभार के यार क्या इन लोगों को बार बार एथिक्स के हम भाषण देते हैं कि नहीं यार अच्छा नहीं लगता, बुरी बात है, इस तरह नहीं करते। आपने अभी वजीर आजम की तकरीर का जिक्र किया, कल मेरे प्रोग्राम में नून लीग के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए थे, उन्होंने यकीन करें एग्जैक्टली यही बात की। उन्होंने कहा कि PTI के वो जो रहनुमा थे उनको कहा हमारी भी हुकूमत बिल्कुल वैसे ही आई है जैसे 2018 में आई थी, हमारी हुकूमत ने भी वैसे ही सब कुछ किया। अलीम खान उस वक्त आपके पास थे, आज हमारे पास है। मतलब आप यकीन करें अलीम खान के बारे में जो है वो ये तावील दे रहे थे। मैंने कहा यार ये आप उनकी तारीफ कर रहे हैं कि उनकी बुराई कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन ऐसे ही है ये सिस्टम। और बाय द वे ये सिस्टम सिर्फ अब नहीं, इससे अगला सिस्टम भी ऐसे ही चलेगा और मैं और आप एथिक्स के भाषण ही देते रह जाएंगे। हाँ नहीं, वो तो मैं बात कर चुका हूँ कि बल्कि
मैं तो कोट एंड कोट ये भी कह देता हूँ कि जो कसर है वो भी निकल जाएगी, जो इस दफ़ा की है शायद 2024 वाली, वो भी निकल जाएगी। बट क्लासा साहब, ये आपने क्योंकि खुद उसका जिक्र किया था, दो मुद्दे थे बिलावल साहब की स्पीच के अंदर। आई मीन आई वुड से बहुत अच्छी तकरीर थी, बड़ी जानदार तकरीर थी, द सॉर्ट ऑफ स्पीच एवरीबडी लुक्स अप टू। बट ये स्पीच इम्पैक्ट नहीं करती ना जनाब वज़ीर आज़म को, ना जनाब इस निज़ाम को, और ये जैसा है ये मतलब वैसे ही चलेगा। ये जिस तरह मंसूर साहब ने कहा, ये एथिक्स या तो आपको परवाह हो तो फिर आपको होता है, क्योंकि अब तो खुद जनाब वज़ीर आज़म फरमा रहे हैं कि भाई ऐसी हुकूमत है जैसी आपकी थी, और 2018 में अगर ठीक थी तो फिर हमारी भी ठीक है। इसको कहते हैं थिक स्किन होना। वो चर्चिल की बड़ी एक मशहूर कोट है ना, अगर आपने सियासत में आना है तो यू शुड बी थिक स्किन। उनका ये स्टेटमेंट जो है ये उसी चीज को ये रिफ्लेक्ट करता है कि वो सुन के आखिर उन्होंने कहा हाँ भी हाँ ठीक है। ये होता नहीं है, बंदा जब बार बार किसी को आप कहेंगे तो एक स्टेज पे कह लेता ओके यार मैं ऐसा ही हूँ जैसे आप मुझे समझते, व्हाट अबाउट यू। ये तो वही मेरा ख्याल शहबाज शरीफ साहब ने भी किया है वहां पर उनके साथ, चले जी हम तो बुरे हैं, फॉर्म मुझे 47 वाले हैं। आपका जो 2018 वाला था वो कैसा था? सो मतलब हालात ये पहुंच चुके हैं, जो मंसूर भाई बात कर रहे थे, ये एक दूसरे को ताना देने के काबिल भी नहीं रहे। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एक बंदा होता है कोई हाई मार्केट ग्राउंड पे खड़ा हो, हाई पॉलिटिकल ग्राउंड पे खड़ा हो, डेमोक्रेटिक ग्राउंड पे खड़ा हो, दूसरे को ताना दे दे। आप पता यह चलता है कि यहाँ पे तो आपके हाउस में कोई एक दूसरे को लीडरशिप जो है ताने नहीं दे सकती कि नहीं मैंने अच्छा किया और तुम बुरा कर। वो कहते नहीं तुम अगर मैंने बुरा किया तो आपने भी तो बुरा किया था। सो दे नॉट इन अ पोजीशन टू टॉक ईच अदर। एक बात, और दूसरी बात यह है कि बिलावल की तकरीर की एक और सिग्निफिकेंस देखें। बिलावल की तकरीर के बाद जो आपकी पोजीशन है वो इररिलेवेंट हो जाती है। जो बात हम कहते थे, आप और हमारे जैसे और ये राना साहब जैसे दोस्त कहते थे, मंसूर भाई वगैरह, कि भाई साहब आप जो स्पेस खाली कर रहे हैं ये सूट करती है फीमेल नवाज को भी करती है, पीपल्स पार्टी को भी करती है कि किसी स्टेज पे वो दोनों पावर में भी हैं, पावर भी शेयर की हुई है इन द सेंस के उन्होंने उनको वोट भी डालते हैं, बिल भी पास करवाते हैं, उनकी अपोजिशन भी है। आपने जब अपना मतलब हर वक्त शोर शराबा, हर वक्त लड़ाई, हर वक्त पड्डे, हर वक्त गाली गलौज करेंगे, आपकी बात नहीं समझ आएगी। अल्टीमेटली फिर बिलावल की बात लोगों को समझ आएगी और हुकूमत का जो मुखालिफ है वो वहां पर बैरिस्टर गौर को नहीं समझा जाएगा, वो फिर इमरान खान को नहीं समझा जाएगा, वो फिर आपके महमूद अच्छा जहीर साहब को नहीं समझा जाएगा, वो फिर इनको समझा जाएगा, बिलावल को समझा जाएगा। ये तकरीरें जितनी भी करते हैं, मैं तो रोज जाता हूँ सुनता हूँ मैं इनकी तकरीर इमरान खान साहब से शुरू होकर इमरान खान पे खत्म होती है। हर बंदे की जरूर करें, चलो एक आध बंदा कर लेता है एक दो। जब आपका मुसलसल टारगेट 2.5-3 साल से और कोई इश्यू ही नहीं है, कोई और किसी आप मुद्दे पे बात नहीं करते, कोई जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस है जिन पे बात आज बिलावल ने जिस तरीके से बात की है, अब ये तकरीर पीटीआई भी कर सकती थी कि भाई साहब हम भी अपने सूबे में हमने भी अपना बलदियाती अपना निजाम रखा हुआ है। और बिलावल ने बड़ी समझदारी से उसने खैबर पख्तूनख्वा का नाम ही नहीं लिया, हालांकि अगर आपको याद हो वहां पे बलदियाती इलेक्शन करवाए थे। अब ये बात किससे बतानी है? अब ये इश्यूज किससे रेज करने हैं? आपने करने थे। आपका क्या करें? आप अपनी फौज बनाना चाहते हैं, महमूद अच्छा साहब कहते हैं अगर आप गन्ने पिस्तौलें हैं और बंदूकें लेके आज जो अपनी फौज बनाएंगे तो आपके सामने है। वो इमरान खान साहब से बात करते हैं, बैरिस्टर गौहर साहब का, अच्छा जो बंदा बात नहीं करेगा वो कहते हैं खान साहब नाराज हो जाते हैं कि मैं जेल में बैठा हूँ। आपको हुकूमत को जो टफ टाइम देना था, मैंने इसकी बिलावल की तकरीर क्यों तारीफ कर रहा हूँ, बिलावल ने आज जो 4-5 इश्यू उठाए हैं वो इश्यूज है जिन पे हुकूमत बैकफुट पे जाती है, हुकूमत का जवाब नहीं है। आप नोट करें, उन्होंने जब ख्वाजा आसिफ जैसा बंदा, मत कुछ सोच सकते हैं, राणा साहब बैठे हुए इन्होंने तो बड़ा नेटी से देखा। पहले बिलावल की जो इसकी सारी ये ख्वाजा आसिफ साहब का जो मैचेस पढ़ते थे वो तो पढ़ते थे आसिफ अली जरदारी साहब से। आपको याद होगा सबसे ज्यादा आसिफ अली जरदारी की तकरीरें ख्वाजा आसिफ साहब ने की है या चौधरी अली खान साहब ने की है। आज उसी ही ये जरदारी साहब का बेटा जो है आज वो उसको लताड़ रहा है, ख्वाजा आसिफ को लताड़ रहा है, और ख्वाजा आसिफ साहब को जुर्रत नहीं हो रही, वो उठ के जवाब तो बैठे थे मेरा ख्याल है उसमें। तो ये जो उन्होंने आज ख्वाजा आसिफ का इस्तीफा मांग लेना ये तो मामूली बात नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब उन बंधु में से जिनसे हर अवॉइड करते हैं कि जनाब आर्या के साथ अपने सींग अड़ा ले, पंगा ले ले उसमें, ख्वाजा आसिफ साहब के साथ ना ले। बिलावल उनके साथ भी सींग अड़ा रहा है नोइंगली कि जनाब ख्वाजा कैन बैकफायर, ये जो फैल ब्रांड वो भी उनसे ज्यादा वोकैबुलरी है उनके पास। तो इससे देखें आज की तकरीर से उन्होंने सारी अपोजिशन का वो जो था रोल था या अपोजिशन की जितनी भी स्पेस थी वो तो बिलावल ने ले लिए। ठीक हो गया। उनके सदर भी हैं, उनके उसके बाद चेयरमैन सेनेट भी हैं, हाउस में वो उनके हुकूमत के साथ इत्तेहादी भी हैं और वो इतनी बड़ी तकरीर भी कर सकते हैं। एमक्यूएम को भी उन्होंने फिक्स कर दिया। तो ये वो पॉलिटिकल तकरीर होती है कि उन्होंने बैठ के अच्छा उसके साथ वजीर आजम को बेबस साबित कर दिया कि आपके तो वजीर सुनते नहीं है, आप किस तरह के वजीर आजम है, आपके वजीर मुख्तलिफ बोले बोल रहे हैं।
सो एक तकरीर में बिलावल ने बहुत सारी चीजों को, मेरा ख्याल है उन्होंने वो कहता है एक तीर के साथ 4-5 शिकार किए। अब ऐसी तकरीर आप पीटीआई से एक्सपेक्ट करते थे, ऐसी ये गुफ्तगू, ऐसे इश्यूज, ऐसी बम्बार्डमेंट पॉलिटिकल आप एक्सपेक्ट करते थे। पीटीआई से जेन्युइन अपोजिशन है, वहां पे तो जब आप जाएं लड़ाई झगड़े फटे नारे नूरे सुन गए, सारी चीजें आपके सामने है। सो स्पेस जो क्रिएट की थी, जो हम कह रहे थे कमेटी ना छोड़े, हाउस को ना छोड़े, क्वेश्चन आवर ना छोड़े, अकाउंटेबिलिटी पे इनको जवाबदेही करते रहे ताकि लोगों को फील हो कि यू आर द रियल अपोजिशन। आप कहते हैं नहीं हमें इसकी जरूरत नहीं है, हाउस में जाना भी है, तनख्वाहें लाख रुपए लेने भी है और किसी इशू पे बात भी नहीं करनी है। आप आज के सामने है, लिहाजा उनके स्पेस उनके खत्म हो रहे हैं। तो बिलावल ने आज एक ही तकरीर के साथ वो स्पेस ले ली। राना साहब, इससे पहले कि मैं वो एक और मामला जो बड़ा आजकल जिस पे बहुत ले दे हुई, वज़ीर आज़म ने कमेटी भी बनाई, उस पर भी जाऊँ। ये मैं मंसूर साहब की बात से एग्री करता हूँ कि शायद ये हम एथिक्स और ये चीज़ें इनसे वी हैव गॉन बियॉन्ड देम, हमें इससे परवाह ही नहीं है अब। और जितने आसानी से जनाब वज़ीर-ए-आज़म ने फरमा दिया है कि भाई हमारी भी ऐसी है जैसी आपकी थी, अगर वो जायज़ है तो फिर हम भी जायज़ हैं। और बिलावल साहब की तकरीर भी, आपको लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है हुकूमत को याद दहानी कराने का? शायद ऐसी है, पावर पॉलिटिक्स ऐसी है, वो जो आप हमेशा कहते हैं कि वो दी और दा वो जहाँ लग जाए और लगा लेना चाहिए। देखें, मैं आपके प्रोग्राम में भी 10 दफा कह चुका, हर जगह कहता हूँ कि ये पाकिस्तान है जहाँ पे अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा, जिथे लगदा उत्थे ला। यहाँ थिक स्किन शिकन की कोई कहानी नहीं है। 2016 में इमरान खान और बिलावल भुट्टो जरदारी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में फौजी स्टैब्लिशमेंट की तरफ से ड्यूटी पे थे कि नवाज शरीफ को कहो कि मोदी का यार। ये दोनों कंपेन करते थे और इन्हें कहा गया था कि तुम्हें हुकूमत हम मिल के बनवा देंगे। नवाज शरीफ उस वक्त हार्ट का ऑपरेशन करा के थे और इलेक्शन से एक दिन पहले वो लाहौर उतरे और वहां 2/3 अक्सरियत मिल गई। हमारे दोस्त मुश्ताक मिनास भी बाग से उसमें जीत गए थे। और बिल्कुल उसके बाद इन्होंने तय किया कि यार ये लोगों पे नहीं छोड़ना इलेक्शन। फिर आरटीएस आया था, फिर 2024 आ गया। ये सारे एक दूसरे को जानते हैं। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो भाषण दे रहे थे कराची के बल्दियाती इलेक्शन में, इन्होंने क्या किया है? ये भूल गए हैं कि वो पीटीआई के लोग कैसे उठाए गए, जमात इस्लामी के साथ क्या किया इन्होंने। मतलब मैं कितनी मिसालें दूं। अभी जो इनके साथ हुआ है, ये चुस्के हैं उसके ऊपर, जिसके साथ हुकूमत बना रहे हैं अलीम खान को, जो 4 सीटें गिफ्ट में मिली हैं। ये फार्म 45 था या 47 था यार। ये मतलब प्लेइंग विद गैलरीज है, ड्रामे हैं सारे सियासतदानों के, सब एक जैसे हैं। वो इमरान खान को मानता है तो वो कहता है मेरा इलेक्शन सही था। उसके एक एक मुखालिफ को चुन के दीवारों के साथ लगाया गया था और अब उनको बहुत याद आ रहे हैं कि जी हमारे साथ ये कुछ हो रहा है। भाई भी बैठ जाओ ना। मिसाके जमहूरियत अभी आया हुआ है बहुत ज्यादा, उसको असद कैसर को, चूंकि टैक्स में रियायत लेनी है तंबाकू वालों के लिए, तो मिसाके जमहूरियत की बात हो रही है कि अपने अपने लोगों को बचाए, जो आपके और मेरे इन्वेस्टर हैं उन सबको हम लेके चले। किसानों को तो छोड़ दें, ये इन्वेस्टर्स की बात हो रही है। यहाँ पे कब आवाम किसके लिए तरजीह है? मतलब यहाँ पे आवाम शवाम दूर हो गई। जब तय किया कि नवाज शरीफ अगर 18 का इलेक्शन लड़ेगा और जीत गया तो हमारा तो कोई सुनने वाला कोई नहीं होगा, उसको फारिग किया और उसके बाद से मुसलसल एक और काम पे जा रहे हैं। नहीं पता ये हाइब्रिड सिस्टम कब तक चलेगा। देखे ना, आपने सख्ती की, 2022 में आर्मी चीफ बने, 29 में ये आप 25 में ला रहे थे कि जी ये एक्सटेंशन लेंगे, दे दी है तो 5 साल के लिए मिल गई ना उनको। तो 29 में इलेक्शन होने हैं नए, तो क्या करेंगे आप उस इलेक्शन के साथ? आपके साथ क्या होगा? कोई पॉलिटिकल पार्टियां सोच रही हैं कि हम नहीं, सब ये कह रहे हैं कि इसको छोड़ दो, मुझे ले लो। ये चांद जो है ना सिर्फ हम आपको दे सकते हैं, गोद में हमें ले लो। मतलब अवाम कहाँ पे आ गई भाई? ये जो जिस किस्म के ब्यूरोक्रेट्स बिठाए हुए हैं, वो चेयरमैन लंगड़ियाल जो हैं एफबीआर के, वो कहीं अवाम की बात सुनते हैं? कोई करते हैं? किस तरीके से तज़ीक आमेद अंदाज में वो डील करते हैं लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कि उनको इस बात की परवाह ही नहीं है कि पिया के मन में भाया हुआ हूं तो मुझे कोई जवाब देने में आ रही नहीं है। मैंने बड़े बड़े लोगों को उनके सिंगल प्रोग्रामों में भी देखा है कि वो परवाह भी नहीं करते, अपनी मर्जी करते हैं, क्योंकि उन्हें हटाने वाला कोई नहीं है। जिन लोगों के लिए काम करना है उनके लिए वो बड़े अच्छे अंदाज से काम कर रहे हैं। ये बहुत दूर हो गई है सिचुएशन कि आप कोई आम आदमी के लिए बात कर सकते हैं। बस हम और आप भी प्रोग्रामों में बात करते हैं। मतलब बिलावल भुट्टो बहुत अच्छा बोलते हैं। कोई एक परफॉर्मेंस सिंध शहरी में कोई इन्होंने दी है कि वो जो यूनिवर्सिटी रोड इनका मजाक बना हुआ है, कभी कुछ बना हुआ है कि मतलब ठेकेदारों को, मतलब वहां पे तालीम के महकमे को सिर्फ चेक कर लें कि सप्लाई कितनी हो रही है और वहां पे कमीशन कितना ज्यादा जा रहा है? नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हम फिर संभाल लेंगे, हमारी ब्लैकमेलिंग चलेगी, लिहाजा वो पहले से ज्यादा हो गए हैं। ये कोई कमी नहीं हुई है करप्शन के अंदर। जिस जगह पे चले जाएं माशाल्लाह एक दूसरे से आगे बढ़ के काम हो रहा है। तो जब पार्लियामेंट में जिसको एक्चुअली अपोजिशन को, जो राउफ क्लासरा साहब भी बात कर रहे हैं,
किरदार अदा करना है, वो किरदार नाम की कोई चीज है ही नहीं। सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं कि अपना ग्रुप बनाओ। आपको पता है पीडीएम दौर में ये सारे के सारे प्राइवेट मेंबर्स डे पे बिल ला के हुकूमत और अपोजिशन इन्होंने यूनिवर्सिटियां बनवा ली। आपको पता ना करोड़ों रुपए की गेम है कि गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं सकती थी कि सारे अपने और इनके पराए सब मिल गए थे कि सबका हिस्सा है उसके अंदर। पहले रऊफ साहब बहुत बोला करते थे और 10% पे जी वो फाटा में ही सब कुछ लगा दिया। अब नए नए तरीके ईजाद कर लिए हैं करोड़ों रुपए बनाने के और दिनों में बनाते हैं। तफसीलात ये हैं कि 11 जून को कौमी असेंबली में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल 2026 पेश हुआ। वफाकी वजीर बराए IT एंड टेलीकम्युनिकेशन शिजा फातिमा ख्वाजा ने इस बिल को पेश किया और कौमी असेंबली ने इसे अक्सरियती राय से मंजूर कर लिया। 13 जून को कौमी असेंबली से मंजूर शुदा ये बिल सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकम्युनिकेशन को मौसूल हुआ और 15 जून को पहली बार इस पर सेनेट की कायमा कमेटी में डिस्कशन हुई। जैसे ही कायमा कमेटी में इस बिल की शिकों को पढ़ा गया तो इस बिल की लैंग्वेज से एक तनाज़ा खड़ा हो गया। बिल की मौजूदा लैंग्वेज के मुताबिक अगर टेलीकम्युनिकेशन को किसी निजी जमीन या इमारत पर टावर या इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है और वो मालिक को 2 नोटिस भेजें तो मालिक की तरफ से जवाब न आने की सूरत में उसे खामोश रजामंदी यानी इम्प्लाइड कंसेंट समझा जाएगा। अगर कोई जायदाद का मालिक, किराएदार या हाउसिंग सोसाइटी टेलीकॉम कंपनी को अपने इलाके या निजी जगह पर काम करने से रोकेगी या ताखीर का सबब बनेगी तो इस पर 5 करोड़ रुपए यानी 50 मिलियन तक का भारी जुर्माना आयद किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी ने कायमा कमेटी में इस बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मुल्क भर में बहस शुरू हो गई और हुकूमत का मजाक बनने लगा। अपोजिशन के एक रुकन और PTI MNA डॉक्टर निसार जट ने तो यहाँ तक कह दिया कि टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां पहला टावर वफाकी वजीर शिजा फातिमा ख्वाजा के घर लगवाएं। अमेंडमेंट यहाँ पर आई थी कि IT के हवाले से कि जी जो आपने किसी के घर पर भी अगर आपने टावर लगाना है, अगर इनकार करेंगे तो 5 करोड़ रुपया आपको भरना पड़ेगा, जुर्माना आयद होगा। तो सर ये मेरी तजवीज़ होगी ये पहला टावर जो मिनिस्टर साहबा के घर लगना चाहिए। शुक्रिया दावर कुंडी साहब। जबकि वफाकी वजीर शिजा फातिमा ख्वाजा ने वजाहत की कि किसी को 5 करोड़ जुर्माना उस सूरत में होगा जब कोई शख्स किसी कंपनी से टावर लगवाने का मुआहदा तो कर ले लेकिन उसके कुछ अरसे बाद मुकर जाए। 22 जून को वज़ीर आज़म ने इस मुतनाज़ा कानून साजी का नोटिस लेते हुए मुतनाज़ा शिकों पर नजरसानी के लिए एक कमेटी बनाई जिसकी रिपोर्ट और सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई है। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारण ने इस बिल के हवाले से कहा कि ये बिल मुतनाज़ा नहीं है। स्टैंडिंग कमेटीज का मकसद ही ये होता है कि वहाँ बिलों पर बहस होती है। बिल की शिकों की कुछ तशरीह ऐसी लगती है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पर मालिक का इख्तियार कम हो रहा है। दोबारा कह दूं कि ये बिल मुतनाज़ा नहीं है। ऐसी बहसें रोज कायमा कमेटी में होती हैं। वैसे ही कुछ 1-2 सीनियर सहाफ़ियों ने कहा कि ये खबर है तो चलने दें। जो मुतनाज़ा बिल जिसको पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम ये मंजूर नहीं होने देंगे, सर उसमें आज क्या रिकमेंडेशन? दुरुस्ती करा दूं, ये बिल मुतनाज़ा नहीं है। पार्लियामेंट का मकसद ही ये है कि वो डिबेट करते हैं। स्टैंडिंग कमेटी का मकसद ही ये है कि वहाँ पे बिल डिबेट होते हैं। बिल की 1-2 शिकों के ऊपर उन्हें एतराज़ आया था और जायज़ बात होती है, एतराज़ होना चाहिए, ये जमहूरियत का हुस्न है। बिल में पहले चीज़ें मौजूद हैं सेफ्टी वैल्व, लेकिन वो एक जगह पे नहीं है और वो उसकी तशरीह यूँ होती है कि शायद लगता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ जो है वो जा रही हैं। मैं वजाहत से ये कह दूँ, ये कभी भी इंटेंशन नहीं थी कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ जो हैं, लोगों के घर हैं या दुकानें हैं, उन पे कब्जे हो जाएं, उनके अंदर से तारें डाल दें, उनके ऊपर टावर लगा दें। ये इंटेंशन ना थी, ना है, ना होगी। मैंने फिर रिपीट करता हूँ कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये रोज स्टैंडिंग कमेटीज में होती हैं। वैसे मेरे 1-2 सीनियर साथियों ने बस इसको कहा कि चले आजकल खबर शबर है तो चलने दे। अगर किसी की वजह से कंफ्यूजन आई है, दिल आजारी हुई है, उसकी अलग बात है। आजम तारड़ साहब से बसद एहतराम आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि बिल की शिकों की तशरीह मुतनाज़े है। गुज़िश्ता रोज वफाकी वजीर शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा ने भी इस बिल पर अपनी वजाहत देते हुए कुछ यूँ कहा। चली जो कह रही हैं कि उन्होंने भी, उनकी भी यही रिकमेंडेशन थी, फिर अपोजिशन से भी आया कि हम खुद सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में लेके गए, क्योंकि जमहूरी रवायात उसका मकसद ही होता है कि जब बिल आए सबकी ओनरशिप हो, उसमें जो अमेंडमेंट्स आते हैं वो हम बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। तो कोई इसमें हेस्ट नहीं थी। 6 महीने नेशनल असेंबली में पड़ा रहा, डिस्कस होता रहा। और हाँ, मुझे जल्दी इस बात की ज़रूर है
कि मैंने जब 5G ऑप्शन किया है उसका रोल आउट होना, उसका रोल आउट कैसे होगा अगर हम फाइबर नहीं बिछाएंगे? फिर आप ही आके कहेंगे मुझे इंटरनेट नहीं आ रहा जी, ऑप्शन किया था इंटरनेट कहाँ गया? तो रोल आउट कैसे होगा? इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी जहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ जो है नहीं? मगर उस तहफ़्फ़ुज़ का ये मतलब नहीं है इन्वेस्टर के कि हम प्राइवेट किसी सिटीज़न के राइट को एब्रोगेट करें। सबसे पहला जो एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मेरी जिम्मेदारी है वो प्राइवेट कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं अपने सिटीजन्स के वो प्रोटेक्ट करना है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को, उनकी चार दीवारी की जो उनकी बाउंड्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। और उसके बाद जो मेरी जिम्मेदारी है वो ये है कि मैं बच्चे तक फाइबर इंटरनेट पहुँचाऊँ, और उसके लिए हम किसी दबाव कुछ नहीं आएंगे। वजारत कानून व इंसाफ की 24 जून 2026 की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि बिल का बुनियादी मकसद मुल्क में डिजिटल राब्ता सहूलत को बेहतर बनाना और शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ताहम बाज़ शिकों की ज़ुबान में मज़ीद वजाहत ज़रूरी है ताकि किसी किस्म का इबहम बाकी ना रहे। रिपोर्ट में कहा गया है कि निजी जायदाद के मामले पर मालिक की रजामंदी और बाहमी मुआहदा बुनियादी शर्त होगी। किसी निजी फर्द या निजी कानूनी इदारे की ज़मीन, इमारत, जायदाद या असासे के इस्तेमाल या रसाई से मुतल्लिक कोई कदम मालिक की रजामंदी और बाहमी मुआहदे के बगैर नहीं उठाया जाएगा। कमेटी ने यह भी सिफारिश की है कि निजी ज़मीन, निजी जायदाद, निजी अफराद, कंपनियों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और मुश्तरका मलकियत के दीगर इंतजामात की तारीफ कानून में साफ और वाज़े तौर पर शामिल की जाए ताकि किसी भी सतह पर गलत फहमी पैदा ना हो। साहब, आपने इसको रेज किया था, आई वुड लाइक कि आप इस पर स्टार्ट करें ताकि मैं दोनों फिर अपने मेहमानों का भी इस पर व्यू लूं। आपके नज़दीक वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, डू यू स्मेल अ रैट समवेयर, या आपको लगता है कि प्योर इनकॉम्पिटेंस है, ओवरलुक किया है एक सिंपल लेजिस्लेशन को जो शायद ठीक हो सकती थी? नहीं सर, वही मैं कहूँगा, राणा साहब हमसे ज्यादा पहले का पार्लियामेंट कवर करते हैं, हुकूमतों को करीब से जानते हैं। आप दोनों मेरे भाई बैठे, मंसूर हूँ, आप, वो कहते हैं देयर आर नो फ्री लंचेस। आप पूरे मुल्क की 25 करोड़ लोगों की जदादें, पूरे के पूरी हजारों आपकी हाउसिंग सोसाइटीज, आपके जितने हजारों लाखों पार्क्स हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, ग्रीन बेल्ट्स हैं, कोई सरकारी जमीनें हैं, आपका मेरी कोई जगह है, सारी की सारी उठा के दे रहे हैं इनको टेलीकॉम सेक्टर को। तो आपका ख्याल है इनकम्पिटेंस है ये? मतलब है इसमें पैसा, इसमें लॉबिंग, इसमें मफादात, और इसमें कोई एक आदमी होते हैं, इसमें कई लोग शामिल हैं। मतलब है आप आईटी को देखें, जिन साहब को फेडरल सेक्रेटरी आईटी लगे बैठे हैं, ये एक टेलीकॉम कंपनी के मुलाजिम थे। उनको लाया सीधा 22वें ग्रेड में, आपने कॉन्ट्रैक्ट पे उनको वो लगा दिया है, उनको सेक्रेटरी लगा दिया है, वो आ गए हैं। उन्होंने बैठ के, आपको लगता है क्लियर लगता है कि टेलीकॉम कंपनी ने बैठ के अपने किसी वकील के जरिए ड्राफ्ट करवा के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को आगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को दिया। उन्होंने जनाब इनकी आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जो वजारत है, वजारत कानून, जिसका काम अगर मुझसे पूछे ना, इफ आई हैव टू आइडेंटिफाई वन मिनिस्ट्री, बाकी जो स्टेट्स थे, लॉबिंग थी, पैसा था, जो भी थे, उसको एक मिनट भूल जाए। अगर इस बिल पे कोई सबसे बड़ा किसी पे मतलब उंगली उठनी चाहिए, सबसे बड़ी वो वजारत कानून पे उठनी चाहिए कि आपका काम है, आप यहाँ पे आप सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, लीगल एडवाइजर बैठे हुए हैं, कानून दान बैठे हुए हैं, रिटेनर बैठे हैं, आपके यहाँ पे मतलब लीगल हजारों की तादाद में पूरे मुल्क में फैले हुए लोग। वजारत है बहुत बड़ी, जिसका काम ये है कि वो बैठ के ड्राफ्ट को देखे, लैंग्वेज को देखे और इंटेंशन को देखे, ला क्यों आ रहा है। उन्होंने कहीं पे किसी जगह भी एतराज नहीं किया, बल्कि आपने सुना होगा आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बात हुई उनसे, इनको वज़ीर आज़म साहब ने इंक्वायरी इस पे अपने इंक्वायरी तो नहीं बिठाई, अपनी कमेटी बिठाई, तो उसका पता क्या जवाब था? क्या कोई ऐसी खास बात नहीं थी, दो सीनियर साहब थे, उन्होंने शरारत की, उनको खबर नहीं थी। ये जवाब है, ये जवाब दिया है आपके वफाकी वज़ीर कानून जनाब, उन्होंने शरारत की आपकी, मेरी, मंसूर की और राणा साहब की। हम चारों पांच पास खबर नहीं थी, हमने चला दी। जब ये आपका वजीर ये कानून इतना अलग इनडिफरेंट हो, लापरवाह हो, मजाक में ले रहा हो, सीरियस ना ले रहा हो, तो उसके बाद तो फिर आपको नजर आना चाहिए कि ये पूरे का पूरा जो प्लान था, ये पूरे मुल्क की, ये कोई एक दो कोई शहरों की बात नहीं हो रही थी, ये पूरे मुल्क की बात हो रही थी। किसी की जदाद हो, चलो हमारी जदाद छोड़ दें, हाउसिंग सोसाइटीज हैं, पूरे मुल्क की पब्लिक प्लेसेस, कोई पार्क है, कोई ग्रीन बेल्ट है, कोई सरकारी जमीन है, कुछ भी है, वो लगा सकते हैं। और उन्होंने उसमें मजे की चीज ये है, नोटिस भेजना है, मतलब सीटीए को देखने में सब पता, सीटीए कैसे चलता है, एक लेटर भेज देगा कोई कंपनी वाला कि जनाब हमें यहाँ टावर लगाना है या हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है। ठीक है। अगर 15 दिन बाद जवाब नहीं आया तो 15 दिन बाद फिर कहना है जनाब एक और लेटर भेजना है, और अगर 30 दिन के अंदर जवाब नहीं आया, जो कि सरकारी महकमे में कोई नहीं पड़ता, तो जमीन आपकी हुई।
यार इस तरह नीलाम घर में नहीं होता था। नहीं वो मतलब ये बिल्कुल मोटरसाइकिल आपका हुआ, गाड़ी आपकी हुई, मोबाइल आपका हुआ। सो इट वाज ए बिग प्लानिंग थी जिसमें पीपल्स पार्टी की कुछ 2-4 बड़े अहम लोग शामिल हैं और उनको एक्सपोज भी किया है हमने, सामने भी है। पार्लियामेंट से पास हो गया यार, यहाँ पर कमेटी से पास हो गया इंफॉर्मेशन की, फिर कैबिनेट से पास हो गया। कैबिनेट में 50 बंदा बैठो, किसी ने बिल को नहीं पढ़ा, कोई एक बंदा भी नहीं है। मतलब कर क्या रहे हैं? ठीक, मंसूर साहब क्विकली, आपके नजदीक ये इनकॉम्पिटेंस है? इफ यू गो थ्रू द लॉ एंड ऑब्वियसली मैंने उसको कैसे कहते हैं ना, बैक एंड फोर्थ बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है दैट पर्टिकुलर सेक्शन 27A एंड ऑब्वियसली उसकी जो उससे पहले एक्सप्लेनेशन है। मेरे नज़दीक बैसियत एक कानून के तालिब इल्म के, इट्स अ पुअर पीस ऑफ लेजिस्लेशन, पुअरली ड्राफ्टेड, जहाँ आप कुछ चीज़ नहीं, बट क्लासा साहब हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी टू टेल। उनको लग रहा है कि देयर आर नो फ्री लंचेस, इसके अंदर कुछ है, बट नोइंग अ लॉट ऑफ पीपल पर्सनली यू फील कि दिस इज इनकॉम्पिटेंस, या आपको लगता है कि नहीं कुछ और है, देयर इज समथिंग मोर टू इट? देखिए मुनीब साहब, इसमें ना हमारे पास जो पॉलिटिशियंस जो कानून साजी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं। उसमें चंद ऐसे लोग होते हैं जो एक्चुअली कागज को पढ़ते भी नहीं और इस तरह आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। कुछ लोग मतलब ड्राफ्टिंग के हवाले से जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे, दे वेरी गुड एट इट। मेरे लिए ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि शहज़ाद ख्वाजा जो है वो एक्चुअली एक ऐसी खातून है जिनके बारे में कम से कम जो मैंने उनकी रेपो सुनी है मुस्लिम लीग नून के बेंचेस से, वो ये है कि शी समवन जो हमेशा पार्लियामेंट के अंदर लैपटॉप लेके बैठती हैं और वो चीजों को नोट कर रही होती हैं, बड़ा पेपर वर्क काफी करती हैं, मतलब एक्सटेंसिवली जिसे कहते हैं। मुझे याद है कि इस सिलसिले में बहुत कम मैंने खवातीन देखी हैं एक्चुअली इस सिस्टम के अंदर जो इतना डेडिकेटेडली जो है वो काम करती हों। सो अगर उनकी तरफ से ये चीज आ रही है तो दिस एक्चुअली मेक्स इट वेरी सीरियस, क्योंकि ये आप इसको फिर एक मिस्टेक नहीं कह सकते कि जी पढ़ा नहीं था या गलती हो गई। इट लुक्स के देयर इज मोर टू इट। मैं जाहिर बात है मेरे पास ना कोई ऐसा प्रूफ है, ना मुझे कोई किसी पे करप्शन चार्जेस मैं लगाना चाहता हूं, लेकिन एक ऐसा शख्स जब ये काम करे ना तो फिर आपको लगता है कि नहीं इससे गलती नहीं हो सकती, या जिसे कहते हैं ना सॉरी साढ़े को मिस्टेक हो गई, ये वो वाला चक्कर नहीं लगता। सो आई थिंक इसके ऊपर एक बाकायदा तौर पे, अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे नून लीग के हवाले से जो एक सबसे बड़ा इशू ये आता है कि जब भी इनके ऊपर कोई उंगली उठाई जाती है, जब भी इनके ऊपर कोई बात की जाती है कि जनाब ये फ्लां स्कैंडल आया है, दे एब्सोल्युटली इग्नोर इट, जैसे उसके लिए वो जवाबदेह ही नहीं है। अगर आपको याद हो मरियम नवाज साहबा का वो जो जहाज था, आपको पता है आज तक उस जहाज के ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुई। 2-4 जुमले अज़मा बुखारी साहबा ने बस कर दिया और उसके बाद मामला हश-वश। इसके ऊपर भी जो है वो कोई बाकायदा तौर पे पोजीशन नहीं ली गई। 1-2 शोज में मेरे ख्याल में शहज़ाद ख्वाजा जो है वो गई, जी हाँ, उसके बाद वो नहीं जा सकी। टुवर्ड्स द एंड मुझे राना साहब आपके नज़दीक भी ये ऐसा ही हुआ है जो इसमें मामला है, या आपको लगता है कि इसमें इनकॉम्पिटेंस से ज्यादा कुछ है? मुझे लगता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री पे ना आसेब का साया PMLN के हवाले से। अनौशा रहमान साहिबा बड़ी काबिल, आपको पता है कि मिनिस्टर थी IT की, वो भी बहुत कानून साजी में डार साहब और इन सब के साथ बैठा करती थी, और कौन निशाना बना उनके बनाए हुए कानून का जाहिद हामिद, जिसका मतलब लॉ मिनिस्टर तो वही था ना, लेकिन ड्राफ्टिंग किसकी थी उसका नाम ही नहीं था, नौशा रहमान साहिबा की, जिस पे जुलूस भी निकले, सब कुछ हुए। अब ये फंस गई हैं। बिल्कुल मंसूर भाई ने और रऊफ भाई दोनों ठीक बात कर रहे हैं। वो पढ़ी लिखी भी हैं, समझती भी हैं चीजों को। मेरे ख्याल में उनको एक पब्लिक अपॉलॉजी कर लेनी चाहिए। इसमें कोई मुजायका नहीं है कि ये गलतियां हमने की हैं, जैसे उन्होंने प्रोग्रामों में आके कहा ना कि हाँ हमें ये जजमेंट की गलती हुई है या देखा नहीं, उस पर बिल्कुल पब्लिकली अपॉलॉजी करनी चाहिए। बिल्कुल नए सिरे से देखें, आप आम आदमी की जायदाद के लिए बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए कंपनियों को बहुत रास्ता दें कि इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन जब आप किसी की जायदाद की तरफ जा रहे हैं तो लोगों को राय तो कर हक तो दे देना पढ़ने का। क्या मसला है अगर आप वेबसाइट पे लगा दें उर्दू और इंग्लिश में कि लोग पढ़ लें और राय दे दें? हो सकता है जो बहुत पढ़े लिखे लोग हों, बहुत बिजी हों, और वो लुक बिजी एंड डू नथिंग हो गया हो, फिर क्या होगा? तो ये सोच लेना चाहिए। मेरे ख्याल में माजरत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो कहें कि हमसे पूरा लेजिस्लेशन हो गई कौमी असेंबली में, उसमें रऊफ साहब ने तो शहरी रहमान साहिबा को भी रगड़ के रख दिया पीटी। हाँ, वो सुनिए, मैं पीपल्स पार्टी के दोस्तों को देख रहा हूँ, वो वजारतें दे रहे हैं। नवीद कमर साहब से जैसा कोई पढ़ा लिखा है, हर मामले में अरकरेजी करते हैं, वो उस लेजिस्लेटिव कमेटी के हिस्सा हैं। जरदारी साहब के पास जो मीटिंग होती है जिसमें कानून साजी पे फड्डा होता है PMLN पीपल्स पार्टी का, ये सारे लोग वहां बैठे होते हैं और फिर वहां से ओके होता है और फिर ये सबको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बिल्कुल अब हम वोट करेंगे। तो भाई जब सबने गलतियां की हैं तो मान लो। हाँ नहीं, इसमें कोई बाहर में कोई बड़ी बात नहीं है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब मंसूर अली खान साहब का, रऊफ क्लासा साहब का, मेरे राना साहब का। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया।